ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स से, इतने ही मैंने बता दिया। अगर आप यहीं पे एनडीए के बजाय अगर मान लीजिए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे एयरफोर्स वाले भी हैं, कोस्ट गार्ड वाले भी हैं, और मैं तो यही आप लोगों को प्रेफर करूंगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए यू शुड गिव द एग्जाम ऑफ एयरफोर्स, एक्स ग्रुप एंड इंडियन कोस्ट गार्ड पैरेलली। अच्छी बात है, पेपर्स देंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है, और इनफैक्ट क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा बीच में तुरंत पूछिएगा। ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का क्या पैटर्न है, इनके पेपर होता है 70 मार्क्स का। ठीक है, 70 मार्क्स होते हैं, 70 क्वेश्चंस भी होते हैं। यहाँ 20 होते हैं इंग्लिश के, 25 मैथमेटिक्स, 25 फिजिक्स। देख सकते हो मैथमेटिक्स का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, दूसरा इंडियन कोस्ट गार्ड की मैं बात कर लेता हूँ साथ ही साथ स्पीड में। देखो बस 5 मिनट का टाइम मुझे दे दो, बस एक बार बताना ज़रूरी है कुछ बच्चों के लिए। ठीक है, ये नाविक जीडी जो होता है, एक इसमें नाविक डीबी होता है जो 10th पास के लिए, और नाविक जीडी होता है जो मैंने उस दिन सेशन में सारी बातें एक्सप्लेन की है पहले से। ठीक है, नाविक जीडी जो होता है वो जो 12th में पीसीएम लिए होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पेपर होंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2, 2 पेपर हैं। सेक्शन 1 में तो जो मैथ्स आती है वो आपकी आती है 10th लेवल वाली। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 2 है यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 फिजिक्स के होंगे। टोटल कितने हो गए, 50 मार्क्स के हो गए, और 50 मार्क्स भी होते हैं, 50 क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, और टाइमिंग जो होती है वो होती है 30 मिनट। टाइमिंग कितनी होती है, 30 मिनट। अब आप खुद सोच लो कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। इनफैक्ट आपको एक एवरेज मान के चलो कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करोगे, अगर स्पीड ऐसी बनाओगे तभी जाके पेपर आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज पेपर छूटने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट पेपर छूटते भी हैं, लेकिन हाँ हर जगह बून और बेन एक साथ चलता है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो नहीं भी सॉल्व कर पाते तो लास्ट में आपको क्या करना है, गेस वर्क थोड़ा सा करके आना होगा। ठीक है, नाउ जो मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का सिस्टम होगा वो ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स होगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आर डी शर्मा से। मैथमेटिक्स की बुक आती है, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आर डी शर्मा की आपकी पूरी कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो एक्सरसाइज करनी होगी, वो कहाँ से करनी होगी, वो भी आर डी शर्मा से करनी होगी। कहाँ से करनी होगी, आर डी शर्मा से करनी होगी। इनफैक्ट मतलब मैंने चैप्टर पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए एक्सरसाइज के, बाकी क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क दिए वो आपको किससे करके आना होगा, आर डी शर्मा से करके आना होगा। अब बच्चों के मन में कुछ के डाउट आएगा, सर मेरे पास आर डी शर्मा की बुक नहीं है। डोंट वरी, मैं हूँ ना भाई, मैं आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर आर डी शर्मा का पीडीएफ होता है मैं वो भेजूंगा, नहीं तो बुक की मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, आपको वो सॉल्व करके देना होगा। ठीक है, सॉल्व करके आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि हाँ सर मेरा होमवर्क हो गया, ये रहा मेरा होमवर्क। ठीक है, जिम्मेदार बनोगे तभी काम होगा। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, तो कम टाइम में अगर ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है तो भाई आप मैं तो एफर्ट कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आर डी शर्मा से देने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाने के बाद जो रिवीजन होगा, देखो पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन भी चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ाया, 2-3 चैप्टर हो गए, फिर जो पहले पढ़ाया था उसका फिर से रिवीजन कराऊंगा। जो रिवीजन होगा वो होगा अरिहंत पाथफाइंडर से। मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप में, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अरिहंत पाथफाइंडर का मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, जिसके पास बुक है तो अच्छी बात है, सस्ती बुक है, खरीद लेना। ठीक है, अगर खरीद सकते हो तो, क्योंकि अच्छी बुक है, अच्छी चीज़ों को प्रेफर करने में कोई बुराई नहीं होती। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी आर डी शर्मा से हो गई, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, अरिहंत पाथफाइंडर को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप एक बार आर डी शर्मा को छोड़ भी दो, छोड़ना इन द सेंस कि 1-2 एक्सरसाइज छोड़ दो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप पाथ फाइंडर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर दिया, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो पूरे आपको करने पड़ेंगे। हर चैप्टर में 1-2 इनकरेक्ट भी दिया है क्वेश्चन, वो मैंने सब मार्क करके रखा है, मैं आपको बता दूंगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपको खुद भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का चैप्टर है आपका वेक्टर्स। वेक्टर्स में एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। क्या है, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
ना देखो, मालूम तो आप सब लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत मालूम होंगे, जाहिर सी बात है कुणाल आएंगे ही। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस ईयर दिए हैं वो भी रिलेटेड हैं। आना इन द सेंस क्या होता है, मैथमेटिक्स में अब पता चला कि बचपन में आपको सिखाया जाता है 2+5=7, तो एग्जाम में 2+5 ही नहीं पूछता है, वो 4+3 भी पूछता है। लेकिन अगर आप 2+5 का कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे आएगा, तो आप 4+3 भी 7 लिख के आओगे, है ना, बात समझ रहे हो? तो वो बुक आपको ये 4+3 वाला सिखा देगी, ठीक है। ना बिल्कुल, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। बेसिक नॉलेज ये है कि हम वेक्टर और स्केलर जानते हैं बचपन से, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है बचपन में साइंस में। यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो जो स्केलर देखो यहाँ पे भी एक काम की बात आएगी, ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। मैं जो बताऊंगा बेसिक है, लेकिन हाँ इसमें एक काम की बात भी आएंगी, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये फोर्स, वर्क, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके से होती हैं, कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर। एक्चुअली ये दो तरीके से नहीं होती, ये होती हैं तीन तरीके से। मालूम हो आपको तो ठीक है, किसी को मालूम है तीसरा तरीका क्या होता है, कमेंट करके बताओ फटाक से मैसेज बॉक्स में। थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर और वेक्टर के अलावा? मालूम है तो फटाक से कमेंट करिए, अदरवाइज मैं बताऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आता होगा तो टाइप कर देना, ठीक है, पढ़ाने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे तो थर्ड टाइप बताएंगे। स्केलर वो होती है जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या मतलब बताने के लिए हमें केवल और केवल किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की, और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, टिक कर दिया मैंने, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत होती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूं कि मतलब कहीं क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ सौरभ त्रिपाठी, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं क्या लिखूंगा, 60 kg। मैं ये थोड़े ना लिखूंगा कि 60 kg इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 60 kg इन द ईस्ट डायरेक्शन। मीन्स डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे केवल और केवल ये बताने कि मेरा मास कितने केजी है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना डायरेक्शन है। तो यानी कि यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत पड़ी, बट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज़। इनका मैं अब एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये आप लिख लीजिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, वॉल्यूम, ऐसे करके ढेर सारी चीज़ें हैं। मैंने फिर भी काफ़ी चीज़ें लिखवा दी ताकि इनमें से कोई एक आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ वेक्टर? वेक्टर्स क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा होगा जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या पढ़ के आए हो? इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है। अभी तक किसी ने नहीं रिप्लाई दिया, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ अभी। वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनके पास, प्रदिशा, प्रदिशा हिंदी में बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता यार, इंग्लिश का पता है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा अभी, समझ जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो वेक्टर क्वांटिटीज अभी तक जो पढ़ते आए होंगे वो क्या पढ़ते आए थे 10th तक में, कि उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, टिक कर दिया, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, टिक कर दिया। क्या, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो क्या ज़रूरी है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? मीन्स एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या ज़रूरी है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? तो इसका आंसर कुणाल ने सही दिया है कि नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोई दे सकता है इसका, कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कैन एनीवन गिव द एग्जाम्पल?
कैन एनीवन गिव द एग्जांपल ऑफ अ क्वांटिटी जिसके पास, हाँ तुमने सही बताया कुणाल, बट मैं एग्जाम्पल पूछ रहा, हाँ शिव मिश्रा, राइट आंसर, करंट। क्योंकि जो करंट होता है, हम बोलते हैं ना करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना। इसका मतलब उसके पास एक डायरेक्शन होती है और उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है जिसको हम एम्पियर में निकालते हैं, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। लेकिन जो अभी तक के कोर्स में अगर आपके जब आएगा इलेक्ट्रिक करंट, अभी 11th में नहीं आता, 12th में आता है, ठीक है, 12th में इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पे अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर, तो आप लिखते हो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लिखते हो स्केलर क्वांटिटी, बट दैट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। जो थर्ड टाइप आती है वो आती है टेंसर क्वांटिटी, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है। 11 12 तक टेंसर का नाम नहीं आता है, तो टेंसर के बारे में अभी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट ये जो थर्ड टाइप थी दैट वाज टेंसर क्वांटिटी, टेंसर टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, ये जानते रहो। तो वेक्टर अब भाई वेक्टर के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, ये तो आपके पास एक कंडीशन बचपन से थी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ एक और कंडीशन आ गई, वो क्या, वो क्वांटिटी क्या करना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, साथ ही साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करेगी, देन ओनली दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर व्हाट इज दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुतों को मालूम भी होगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे पता है मालूम होगा, लेकिन उसमें भी कुछ नई चीज़ें बताऊंगा और वहाँ से आपके एनडीए में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र कर लेना और आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें आगे बताते हैं। अब आता है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, भाई जाहिर सी बात है, ये आप पता है ग्रेजुएशन में वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बीएससी बीटेक ऐसा कुछ भी करते हो टेक्निकल कोर्स, तो ये जो आपका वेक्टर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फिजिक्स मैथमेटिक्स हर जगह पे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, आप वेक्टर्स लगाओगे तुरंत सॉल्व, सोच लो ये इतना यूजफुल है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से इसे देखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, अगर इसको हम कैसे लिखते हैं कि अगर जैसे पी क्यू और इसके ऊपर एरो लगा है, तो ये बताता है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का वेक्टर बता रहा है। क्या बता रहा है, दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, एंड द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू दैट इज पी क्यू लाइन का वेक्टर है, और उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट, भाई जैसे ऐसे बचपन में करते थे ना कि एक पॉइंट है आपका पी, एक पॉइंट है क्यू, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का नाम हम दे देते थे पी क्यू। अब इसी लाइन का वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाए, इसके ऊपर सिर्फ आप एक एरो लगा दीजिए, पी क्यू वेक्टर। अब आप ये पूछोगे कि सर वेक्टर में हमेशा ऊपर एरो दिखाते हैं, अगर हमें क्यूपी वेक्टर लिखना होगा तो भाई मान लीजिए अगर एरो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शन भी होती है, अगर पी से क्यू जा रहा है तो आप पी क्यू वेक्टर लिखोगे। अब आप कहोगे सर अगर वेक्टर ऐसे जा रहा हो, पी है और ये पॉइंट क्यू है, और वेक्टर ऐसे जा रहा हो, तो क्या सर हमें ऐसा लिखना चाहिए। तो भाई देखो ये हो जाता है आपका रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। अगर सही रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आपको कैसे लिखना होगा, एरो, ऐसो एरो आपको इसी डायरेक्शन में लगानी है। लेकिन अब आप यहाँ पे कर सकते हो कि क्यूपी वेक्टर लिख दो, क्या लिख दो, क्यूपी वेक्टर, यानी क्यू से पी जाने वाला वेक्टर। समझ गए आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अभी यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो। इज देयर एनी डाउट। ठीक है,
डाउट होना भी नहीं चाहिए यार, छोटी सी तो चीज़ है। ठीक है, वेरी अच्छी बात है। एंगल आपका, इसका आंसर मैं कल दूंगा। देखो सही आंसर तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एंगल आप निकालते हो 60 डिग्री, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन है ना। प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। बट जहाँ तक मेरा आइडिया है, इसे स्केलर क्वांटिटी में ही लाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एकदम श्योर नहीं हूँ मैं इसका आंसर आपको कल एकदम श्योर करके बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, हाँ ये देख लो जरा सा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पता है कि नहीं पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई? हाँ ठीक है, पता है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्या होता है, सिंपली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आप जैसे अगर एक वेक्टर है, सपोज दैट ए वेक्टर है, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे मॉड लगा देना है। दिस इज द साइन ऑफ मॉड। इसी को मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, और यही जो आता है, ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब एक बात बताओ, वेक्टर के पास थी कितनी चीजें? दो ही चीजें तो थी। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड था और एक था उसके पास डायरेक्शन। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। तो एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड आ गया, साथ ही साथ एक चीज समझ लो, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो समझ जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन। अपने समझने के लिए हम इसको डायरेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बताता है? डायरेक्शन को ही बताता है। ठीक है, सिंपली अगर हम अपने तरीके से समझें तो, फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये होगा इसका मॉड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ इसका यूनिट वेक्टर। क्या? इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर क्या है इसमें? ए कैप। क्या है? ए कैप। कैप में ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, दैट इज कैप। ए कैप यूनिट वेक्टर है। इसको निकालने का तरीका है ए वेक्टर, जो वेक्टर निकालना है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। जो भी वेक्टर निकालना है दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अरे हाँ, ये हम उल्टी बोलते हैं सर। इन्हीं डॉक्टर को एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ये डॉक्टर। क्या हो गया पुष्कर? ठीक है, यहाँ तक तो आ ही गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के एंड में। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो बात हो गई कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज आगे लेंगे। कुछ चीज़ जान लो, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर आपको पता तो है, लेकिन भाई पेपर में यही पूछता है। ये ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ में क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन करके आते हैं। देख खुद ही सोचो यार, 120 क्वेश्चन आने हैं, क्या वो रियली टफ होते हैं? अब भाई आप में से कुछ लोगों ने एनडीए का पेपर देखा होगा, उससे सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, किसी दिन मैं क्लास में भी एक दिन शेयर करके मैं पढ़ा दूंगा एनडीए का पेपर कैसे होता है। ठीक है, तो एक दो क्लास बोर्ड पे भी लूँगा, तो उसमें समझोगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियरली। तो पेपर में यार मतलब काफ़ी हद तक इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उन इजी क्वेश्चंस को टैकल करना थोड़ा सा वो होता है। टैकल करना इन द सेंस, आपको अगर मतलब पेपर फॉर्मेट ऐसे होता है, देखो 4 सेट में पेपर आते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट। अब आपको घर पे नहीं पता कि वहाँ पे कौन सा सेट मिलने वाला है ना। और आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा सेट टफ है या कौन सा सेट इजी है। इनफैक्ट क्वेश्चन सब में सेम है, क्वेश्चंस वही हैं, बट उन क्वेश्चंस को अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जांपल आपको सेट ए मिला है, आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लगाए, और आपने जैसे टेंथ क्वेश्चन पे पहुंचे, वो आपको टफ मिला, 11 टफ मिला, 12 टफ मिला।
इतने में ही कुछ बच्चों का क्या होता है, मोटिव बहुत डाउन हो जाता है। अगर उसने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, यानी कि कंप्लीट पेपर का मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, तो वो इन 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में वो क्या करेगा, डीमोटिवेट होके उसको लगेगा पूरा पेपर टफ है। और उसके बाद अगर 15 से सोचो कि अगर उसके इजी क्वेश्चन भी होंगे ना, तो उनके माइंड में बैठा होता है कि यार ये टफ क्वेश्चन है, और ये बात सोच करके वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को टफ के जैसा डील करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं। उनको लगता है कि यार इसमें आसानी से नहीं आएगा, इस वजह से उनका पेपर क्या होता है, 40-50 क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते टाइमिंग ओवर। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, स्किप इट। स्किप करना है तो कैसे स्किप करना है, 4-5 क्वेश्चन स्किप कर दो, ठीक है। थोड़ा सा अगर मतलब एक अपना इस आपको वो लेके चलना है कि स्ट्रेटेजी बनानी है, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तभी समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होती जाएंगी। फिलहाल तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, ठीक है। 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे। इक्वालिटी ऑफ फैक्टर ये कहती है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देखो मेरा मोटिव ये है ना पढ़ाने का कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में पढ़ा भले ही रहा हूँ, एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड जैसी, बट मैं आप लोगों को सलाह अगर मुझसे लोगे तो यही दूंगा कि भाई लड़कियों को तो नहीं, क्योंकि लड़कियों के फ़ायदे में नहीं आने वाला उतना, लेकिन लड़कों के फ़ायदे में बहुत आने वाला है। आप जेई मेंस का पेपर ज़रूर देना, ठीक है। आपको लगता है कि पेपर 650 रुपये का आता है, सर दिक्कत है भाई, लेकिन भर देना, ठीक है। कहीं से भी अरेंजमेंट करना, भर जरूर देना फॉर्म। उससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि अगर आपके जेई मेंस में कुछ भी परसेंटाइल मिलता है, कैसा भी हो, आपको टीएस एंट्री से एसएसबी मिल जाएगी। अगर 12th में 60% के अबव है, जेई मेंस अपेयर होते हो, टीएस के एसएसबी मोस्ट चांस होता है मिल जाए। बस आप डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज़ गड़बड़ी मत करना, फॉर्म फिलअप करने में टीएस की एसएसबी मिल जाएगी। दूसरा, अगर ठीक ठाक परसेंटाइल है, 50,000 रैंक है, 80,000 रैंक है, ऐसी कुछ रैंक है, और 70% के ऊपर अगर आपके बोर्ड में बन रहा है एग्रीगेट पीसीएम का, तो आपका क्या होगा, नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की भी एसएसबी मिल जाती है। तो अगर फ्री की एक एसएसबी मिल रही है सिर्फ एक पेपर देने से, तो बिल्कुल आप उसे दीजिए। और मैथमेटिक्स इसीलिए मैं ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, आगे चल के थोड़े टफ क्वेश्चन भी डील करेंगे, ताकि थोड़ा सा जेई की भी कॉन्सेप्ट बनती चली जाए, ठीक है। ताकि आप उसे भी तो कम से कम यूज़फुल हो। बच्चे केवल एनडीए एनडीए करते रहते हैं, और एक चीज़ की आप तैयारी करके चले गए, आप दूसरा पेपर दे ही नहीं पा रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं आती ना। कम से कम 2-3 पेपर आप दे लो भाई। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर रखो ना, क्योंकि सिलेबस तो सबका सेम ही है, तो थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ लो, क्या जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी लेवल भी शुरू में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि सर तो बहुत एकदम ऐसी चीज़ बता रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा वेट करो, आगे मसालेदार चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है, पढ़ाने में। इफ़ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इन देन दे हैव, इनके पास क्या होगा, 3 चीज़ होंगी, क्या, सेम लेंथ, क्या होगा, सेम लेंथ। सेम लेंथ होने का क्या मतलब है, सेम मैग्नीट्यूड, क्या, सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या समझ में आती है, सेम या पैरेलल सपोर्ट। 2 वर्ड नए आ रहे हैं यहाँ पे, उन 2 वर्ड को समझना ज़रूरी है। अगर आपको पहले से पता हो तब तो ठीक है, नहीं पता तो समझ लेना। एक तो यहाँ नया वर्ड आया ये सपोर्ट, दूसरा भी नया वर्ड आएगा सेम सेंस। अब ये सेंस क्या है सर, किसी को पता है कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट किसके लिए यूज़ किया है और सेंस किसके लिए यूज़ किया है, बताओ कुणाल। माइक ऑन कर लीजिए और बताइए। सर जो सपोर्ट होता है ना सर, उस सपोर्ट में सर जैसे जो वेक्टर जो निकालते हैं उसमें से उसके पैरेलल एक दो वेक्टर अपन वापस बना सकते हैं। और सर जो सेंस होता है वो पूरा सर ए बी वेक्टर होता है। सेंस फिर से समझो। सर सेंस होता है सर, वो जो पैरेलल रेखा होती है सर उसके जो अपन जो रेखा बोलते हैं सर, अपन जो लाइन बोलते हैं उसको ए, वहां पे सर अपन ए बी वेक्टर निकालते हैं उसके पैरेलल। सेंस बोलने का मतलब ये है ना, देखो अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो बी वेक्टर ऐसे नहीं जा सकता। बात समझ में आई बात। ए वेक्टर अगर ऐसे गया ऊपर वाले जैसा, तो बी वेक्टर भी ऐसा ही गया होगा, सेम डायरेक्शन बोल सकते हो। सेम सेंस का मतलब समझ रहे हो, उसके उल्टे में नहीं होगा।
जो एंटी पैरेलल समझते हो, एंटी पैरेलल होगा अपोजिट सेंस। यहाँ पैरेलल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर को भी हम पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। ये वेक्टर और ये वेक्टर को हम यहाँ पे पैरेलल बोलेंगे, एंटी पैरेलल का नाम नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। ये भी किस में आते हैं, पैरेलल सपोर्ट में आते हैं। लेकिन ये अपोजिट सेंस में है और ये सेम सेंस में है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखते चलना, आती जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट आता है आपके पास थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी सेंस के पे और डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। अब भाई आर डी शर्मा में टोटल 9 एक्सरसाइजेज हैं आज की डेट में। अब 7:34 हो गया, सोचो 34 मिनट्स हो गए क्लास स्टार्ट किए, अभी ठीक से वेक्टर स्टार्ट भी नहीं हो पाया। और थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके फास्ट करेंगे। और टोटल 9 एक्सरसाइजेज हैं। स्टार्टिंग की 2-3 एक्सरसाइजेज बहुत ईजी वाली हैं, तो एकदम मतलब खींच के पढ़ा देंगे और उनको एक्सरसाइज भेज देंगे। आप लोग करना क्वेश्चन, अगर कोई नहीं आए, वैसे आ ही जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आते तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आगे की जो एक्सरसाइजेस होंगी थोड़ा सा उसमें टफनेस आएंगी, तो धीरे धीरे करके उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। इनमें से कुछ टाइप्स तो आपको पता होंगे और एक दो टाइप में शायद कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम लोग सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला आता है आपके पास ज़ीरो और नल वेक्टर। क्या नाम आया, ज़ीरो और नल वेक्टर। देखो, बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं मानना सर कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट देखो बोलते नहीं कि यार वो नल्ला है लड़का, बोलते ही नहीं नल्ला। नल्ला मीन्स पता है क्या होता है, हम लोग उसको गलत मतलब निकालते हैं। नल्ला का मतलब यही होता है कि वो ज़ीरो है दिमाग से, ठीक है। क्या है, ज़ीरो है दिमाग से। नल का मतलब ही ज़ीरो होता है। नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें ज़ीरो एलिमेंट्स हों। पढ़ते आए हो ना बचपन से। वैसे ही नल वेक्टर क्या होता है, जो जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर, अब किसी की डायरेक्शन तो जीरो नहीं हो सकती ना, मैग्नेट। अच्छा एक बार, वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता है, बट हम डायरेक्शन को कैसे बोलेंगे कि डायरेक्शन इज जीरो। डायरेक्शन तो कोई जीरो नहीं होती ना। तो जीरो बनाने वाले तो दो ही चीज थी, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन जीरो बना नहीं पा रही है, तो कौन जीरो बना रहा होगा, मैग्नीट्यूड जीरो बना रहा होगा। इसका मतलब जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा, अगर इनकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये होता है वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। कहते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस बोला और गलती से कोइंसिडेंस लिख भी गया, ठीक है। कोइंसिडेंट क्या होने चाहिए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स ही कोइंसिडेंट हो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है, इनिशियल कौन सा पॉइंट है, ये। टर्मिनल ये जो एरो वाला है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो क्या होगा, वो जीरो वेक्टर। और ये दोनों पॉइंट जीरो कब होगा भाई, ये घूम के तो आएगा नहीं, क्योंकि वेक्टर तो सीधे चलता है ना, रे से रिप्रेजेंट करते हैं, घूम के तो आ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये एक ही पॉइंट पे है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, जीरो। इनडायरेक्टली ये यही बोल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बस बोलने की लैंग्वेज क्या हो गई, थोड़ा सा चेंज हो गई। इसका मतलब क्या होगा, मॉड ए वेक्टर जीरो है implies that ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। ए वेक्टर आपका नल वेक्टर है। ये जो साइन मैंने बनाया, ये इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम हो तो जान लो, इस साइन का क्या मतलब है, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। और अगर ये साइन ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख दूं, दोनों साइड एरो कर दूं, ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, यानी ए वेक्टर नल नल वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई कर रहा है और ये आगे वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम आई डबल एफ इफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब है कि ए वेक्टर आपका 0 वेक्टर है। ए वेक्टर अगर 0 वेक्टर है तो उसका मतलब है कि मॉड ऑफ ए क्या है, 0 है। तो दोनों बातें एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं। इस साइन को बोलते हैं डबल इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लाइज बोलते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज़ें समझते रहो। और इसका सबसे ज़्यादा रोल आएगा जब अगर आप बीएससी वगैरह करोगे मैथमेटिक्स से तो। ठीक है, मेरा भी बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा है तो ये सारी चीज़ों से डील चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझते चलिए। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ा दिया इसलिए मैं फिर से नहीं बताने वाला। ठीक है, हाँ यूनिट वेक्टर में एक बात और समझ लो। कहाँ गया, हाँ यहाँ एक बात बता दूँ। यूनिट वेक्टर था आपका ए कैप से, ए कैप का अगर आप मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात थोड़ा सा नोट करके लिख लेना। ठीक है, तो सेकेंड में यूनिट वेक्टर फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ। हाँ, एक है आपका लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, यानी दूसरा आपका क्या आएगा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। यहाँ क्या होता है, लाइक बोलेंगे इसका मतलब सेम सेंस, अनलाइक बोलेंगे अपोजिट सेंस। ठीक है, सेंस का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है दैट इज लाइक, अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन अनलाइक है। अब कहो कि सर आप तो बोल दिए कि एक वेक्टर है इसके पैरेलल हुआ मतलब सेम डायरेक्शन हुआ तो ये लाइक हुआ, है ना। देखो क्वेश्चन समझना ध्यान से, मैं अगर तुम्हें लगे कि मतलब फालतू चीज़ बता रहे हैं तो ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि अगर सेम सेंस में है देन इट इज़ लाइक। अनलाइक होने के लिए इनको अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, है ना। अनलाइक होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए, एक आपका इस सेंस में है, एक आपका इस सेंस में है, तो क्या ये अनलाइक नहीं है, क्या ये दोनों वेक्टर्स अनलाइक नहीं है। तो इनको अनलाइक या लाइक बोलने के लिए ये वेक्टर जो होगा ना सेकंड वाला, मान लीजिए सेकंड वेक्टर है और ये फर्स्ट वेक्टर है, तो इनमें से किसी एक वेक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ के ही आए होगे ना, जैसे ये एक एक्स एक्सिस में टूटता है, एक वाई एक्सिस में, है ना। तो ये दो में टूटेगा, इसको आप तोड़ोगे तो एक इधर टूटेगा और एक कहाँ टूटेगा, ऊपर टूटेगा, है ना। समझ में आई बात। तो जो ये वाला होगा ये क्या होगा, सेम सेंस निकल के आ जाएगा। यानी इसका एक कंपोनेंट आपका क्या है, लाइक है, बट एक कंपोनेंट आपका अनलाइक है, तो ये टोटली अनलाइक आ जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा समझ के चलना। नेक्स्ट, जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं ना कि सर हाँ क्लास रखिए रखिए, वो वही नहीं आते हैं, और ये हमेशा का होता है। आज का नहीं, ऑफलाइन में भी जब क्लासेस चलती हैं, जो बच्चा बोल दे कि सर आप एक्स्ट्रा क्लास रख दीजिए संडे को, अब वही बच्चा संडे को एब्सेंट होता है। ये हमेशा का देखा है मैंने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये सेकंड था, आगे हम बात करते हैं थर्ड वन। ठीक है, थर्ड आप लोगों को पता होगा, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, ये क्या होता है, जब सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, हाँ यहाँ पे सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उल्टा होता है तो भी इनका काम चल जाता है। अगर यहाँ पे सेम या पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम और पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। और एक बात तो देखो नोट करके कहीं पे लिख लेना साइड में, ये बात आप लोगों को पता होगी, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन एनी डायरेक्शन पैरेलल टू इट। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन एनी डायरेक्शन पैरेलल टू इट। यानी ए वेक्टर था यहाँ पे, मैं ये लिखूंगा तो ये भी ए वेक्टर ही होगा।
वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर मैं उसको दूसरी जगह कर दूं, उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक वेक्टर जो है वो हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं होती है। ये थोड़ा सा नोट करके लिख लेना, ठीक है, साइड में। ठीक है, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर वो हो गए जिनके पास सेम या पैरेलल सपोर्ट्स होते हैं। अब दो और चीज़ आती है, फोर्थ नंबर, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है स्टार्ट करने वाला, यानी कि दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम स्टार्टिंग होनी चाहिए, यानी कि इनके पास सेम इनिशियल पॉइंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरी डेफिनेशन या कोई हिस्ट्री लिखने नहीं बैठे हैं कि द वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में समझ से चलो, नोट्स है, ठीक है। सेम इनिशियल पॉइंट्स होंगे दो वेक्टर्स के, तो वो क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, को इंसिडेंस कर रहा है, को इंसिडेंट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, सेम ही पॉइंट से ये इनिशिएट हो रहे हैं वेक्टर्स, भले ही अलग अलग डायरेक्शन में हो रहे हो, बट ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। क्या दो ही वेक्टर्स को इनिशियल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते भाई, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये भी इनका को इनिशियल वेक्टर, ये भी, ये चारों को इनिशियल वेक्टर्स हैं, 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों पे बिल्कुल भी डाउट होने की टेंशन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, को प्लेनर वेक्टर। व्हाट इज को प्लेनर वेक्टर्स? भाई ये जो प्लेन नाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 12th पास आउट हैं अगर आप में से, तो वो तो इसका इंपॉर्टेंस जानते ही होंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन है ना। प्लेन एक चैप्टर ही है आपका, ठीक है, और एक चैप्टर क्या है, ये कई चैप्टर्स में कंबाइंड होके आता है। साथ ही साथ अगर आप इसे ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन बार बार मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो आप लोग आगे करोगे, बीएससी करो, बीटेक करो, या एनडीए जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे भी बीएससी करोगे, ठीक है, नेवल अकेडमी लियो तो बीटेक करोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इन चैप्टर्स को आप वहाँ यहाँ अच्छे से नहीं पढ़े हो ना, तो वहाँ कोई अच्छे से आपको नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि हम एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे 2 3 क्वेश्चन के नंबर ही छूट जाएंगे ना, नहीं भाई, वो 2 3 क्वेश्चन जो है आगे आने वाली पूरी क्लास को डुबा देगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरतें हैं। अगर यहाँ तो सिर्फ यही समझो कि जो हैविंग सेम प्लेन है ना, अगर प्लेन सेम है दो वेक्टर्स के, तो क्या होंगे, को प्लेनर वेक्टर हैं, हैविंग सेम प्लेन। इनका जो सपोर्ट है ना वो आपका क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक आता है, ये भी आप समझते होंगे, को टर्मिनस फैक्टर। देखो, अगर मुझे पढ़ाना होता जल्दी वाला, तो मैं पाथ फाइंडर में इतना मटेरियल होता है कि उसको मैं सिर्फ एक दिन की एक क्लास लूँ 2 घंटे की, और वहाँ पे मैटर पूरा प्रोवाइड करके उसके बाद एक दिन क्लास लेके 2 घंटे की उसमें क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, और उतना आपके लिए एनडीए में इनफ होता है, ठीक है। बट उतने से फिर आपका कोई बेस नहीं बन पाएगा। तो अगर बेस बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। केवल यही जो अभी चल रहा है ना, यही केवल इसमें बकवास वाली चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके आगे फिर आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब चीज़ें पता होती है ना तो थोड़े से अच्छी नहीं लगती है। हाँ, क्या पूछा आपने, नेवी में, एक मिनट, नेवी में बीटेक क्यों करवाते हैं? भाई नेवी में बीटेक नहीं करवाते, सुनो, मैंने बताया था, आपने ध्यान से शायद सुना नहीं। एनडीए भरते समय 4 प्रेफरेंस भरी जाती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी, ये बीटेक करवाते हैं। और इनमें कुछ टेक्निकल होते हैं, ठीक है, उनमें बीटेक करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एयरफोर्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका सीएबीटी होता है, या फिर आप उसे सीपीएसएस बोल सकते हो। अगर आप एयरफोर्स की एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हो एफएसबी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीएसएस क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बिकम अ पायलट। और सीपीएसएस क्या होता है, लाइफ में केवल एक बार दे सकते हो। एक बार फेल तो ज़िंदगी भर के लिए फेल, दोबारा देने का मौका नहीं मिलता। और एक बार पास तो ज़िंदगी भर के लिए पास, ठीक है। और अगर उसको दे दिए तभी आप पायलट बन सकते हो। फिर आपका अगर मेडिकल क्लियर है पायलट बनने लायक, तो फिर आप पायलट बन सकते हो। अदरवाइज अगर आपका सीपीएसएस नहीं निकालता, तो आप क्या कर सकते हो, एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी के लिए सीट्स होती हैं। उन ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल होता है और नॉन टेक्निकल होता है। तो जो टेक्निकल होता है उनको क्या कराते हैं, बीटेक करवाते हैं, ठीक है। तो एनडीए में
आपका बीटेक बीएससी दोनों करवाते हैं, ठीक है। और नेवी में भी मतलब बीटेक बीएससी दोनों करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बीटेक करवाते हैं। हाँ, नेवल एकेडमी अगर आप जाते हो तो वो आपका केवल और केवल बीटेक करवाएगी, ठीक है। नेवल एकेडमी में बीएससी नहीं होता। और करीब करीब एक जैसा ही होता है, जैसा जिसका इंटरेस्ट हो वैसा काम करना चाहिए, और इंटरेस्ट के साथ साथ जो मिल जाए, है ना, दोनों बातें होती हैं। टर्मिनस का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट, है ना। तो जैसे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों आके सेम पॉइंट में टर्मिनेट कर रहे हैं, या एक वेक्टर और आके टर्मिनेट कर रहा है, अगर ये सारे एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहे हैं यानी एंड हो रहा है, तो ये सारे क्या हैं? को टर्मिनस वेक्टर हैं। यानी कि वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब सेम एंड पॉइंट, अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे एंड लिख लेना। टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर होता है जस्ट आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। क्या निकालना है? एंटी पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ए वेक्टर है, अगर उसका मैं माइनस ए वेक्टर कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो माइनस नहीं हो गया, वो डायरेक्शन उसकी पलट गई। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप लोगों ने फिजिक्स में भी इतना पढ़ा होगा क्लास 11th में, कि एक बॉडी है, जब आप फोर्स या कोई भी चीज़ निकालते हो, फोर्स निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हम लोग एक तरीका करते हैं ना कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो पीछे की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। मान लीजिए आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, आगे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और पीछे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। तो अगर हमें नेट फोर्स चाहिए होती थी तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? 5 न्यूटन करते थे, लेकिन ये जो 2 न्यूटन है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्या करते थे? -2 न्यूटन कर देते थे, और आंसर कितना आता था? 3 न्यूटन आता था। माइनस कुछ यहाँ पे सेंस नहीं होता, माइनस जस्ट सेज दैट इट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी हैविंग द पॉजिटिव साइन। मतलब उस सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो पॉजिटिव साइन के साथ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। यहाँ पे कोई डाउट? नेगेटिव ऑफ वेक्टर समझ में आया कि नहीं आया? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। थोड़ी सी चीज समझ में आई? एक वेक्टर है आपका बी वेक्टर, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ये -b वेक्टर, ठीक। समझ में आई बात? नेगेटिव ऑफ वेक्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? यस सर बोलो। यस सर नहीं बोल रहा तो यस भैया बोल दो, लेकिन बोल दो कुछ, यस लिख दो केवल, ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस हो गया, हो गया। अंजलि आप कुछ बोल नहीं रहे? हाँ ठीक है, आप अब बोल दिया आपने ठीक है। एक्चुअली होता है ना कि मैं पूछने का कोई मोटिव नहीं होता, ये मालूम चलता रहता है बच्चे क्लास कर रहे हैं। लाइक हम लोग भी अगर बोर हो रहे होते हैं कभी क्लास में, मीटिंग खुली है, लेकिन बस ये है कि कोचिंग में ये काम नहीं किया जाता, कॉलेज की क्लासेस में करते हैं लोग, ठीक है। चलो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चलता रहता काम। एक दो चीज़ और समझ लो, फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस पे। एक आता है आपका, कितने हो गए? 7, 8, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। अ वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर ए वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेक्टर इज नोन एज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स का बार। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए इनवर्स वेक्टर। समझ में आया? ए की पावर -1, यानी ए की पावर -1 का मतलब क्या होगा? 1/a। इट इज द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा? ए इनवर्स वेक्टर। बात समझ में आई? ये नहीं कर देना कि ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर 1/a वेक्टर कर दो, ये मत करना। इसका मतलब हम केवल देखो, डायरेक्शन पे हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्शन कुछ इन्वर्स थोड़ी ना होती है। नॉर्थ का इन्वर्स क्या होगा? कह दो साउथ, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा मत समझना। इसमें केवल ये कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बोलूँ कि 5 का i कैप प्लस 2 का j कैप
प्लस करोगे तो थोड़ा सा आगे दिक्कत आएगी। केवल ये समझो, मान लीजिए 5 का आई कैप है, ठीक है, 5 का आई कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो क्या होगा, 1/5 का आई कैप। बात समझ में आई? क्या करना है, 5 का रेसिप्रोकल कर दो और आपकी डायरेक्शन वही बनी रहेगी, ठीक है। रेसिप्रोकल वेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। मैंने कहा आप इसी वेक्टर को शिफ्ट करके इस पॉइंट से शुरू करिए और सेम डायरेक्शन में, तो क्या करोगे, ये आपका क्या हो गया, इसका लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। क्या हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। यानी इसी वेक्टर को उठा के मैं किसी और जगह पे ले जाऊं, यानी इसका जो इनिशियल पोजीशन था वो मैं चेंज कर दिया और इसकी डायरेक्शन को सेम रहने, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करना है, ठीक है। पैरेलल आपने शिफ्ट कर दिया। अगर सोचो इसको मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे कर दिया, यहाँ नीचे रख दिया, ठीक है, और यहाँ शिफ्ट कर दिया, इट विल बी अ लोकलाइज्ड फ्री वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके आर डी शर्मा का एग्जाम्पल में से है, ठीक है। और आप में से किसी के पास आर डी शर्मा है, लगाते हो क्वेश्चन या लगाया है कभी आर डी शर्मा मैथमेटिक्स? सर वेक्टर की शिफ्टिंग हम फिजिक्स में भी कराते हैं। किसने कहा हम फिजिक्स में नहीं कराते? फिजिक्स में भी वेक्टर की शिफ्टिंग कराई जाती है, ऐसा बिल्कुल मत समझो कि नहीं कराई जाती, ठीक है। अभी मेरे माइंड में कोई एग्जांपल आएगा तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वेक्टर की शिफ्टिंग की जाती है वहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा मत समझना कि वहाँ पे नहीं की जाती है, ये डाउट मन में मत रखिएगा कि नहीं की जाती, बिल्कुल की जाती है। और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, सिंपल सा है। क्वेश्चन में डायग्राम बनाया है, सॉरी यहाँ कहीं शेप देता है। ठीक है, ये है ऊपर वाला जो वेक्टर है, इसका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, ठीक है। समझ गए होगे कि ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है पहला को इनिशियल वेक्टर्स को। बहुत इजी सा पूछा हूँ यार, कोई बहुत टफ नहीं है। को इनिशियल वेक्टर्स, फटाफट आंसर देना शुरू करो। को इनिशियल वेक्टर्स, सेकंड इक्वल वेक्टर्स, थर्ड कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तीनों तरीके से जो भी वेक्टर्स हैं उनका आंसर फटाफट से मैसेज करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर, व्हाट इज इक्वल वेक्टर, व्हाट इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर। कोई इनिशियल
दूसरा वाला है DNP इक्वल वेक्टर, दूसरा है बट नॉट इक्वल। आंसर आंसर टाइप करके दो फटाफट से, ऐसे वन लिख देना और उसके जो भी आंसर है, सपोज दैट BC, ठीक है, वन के आगे BC, टू के आगे जो भी है वो ऐसे टाइप कर दो। जैसे कुणाल ने टाइप किया है इस तरीके से टाइप कर दीजिए, तीनों लोग भाई। ये नहीं कि एक ने आंसर दे दिया तो हम नहीं देंगे, ठीक है, सबको देना है। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यार, इसमें क्या है। भाई और लोग का आंसर नहीं आ रहा है क्या? शिव तुम कुछ बता रहे थे, एक बार टाइप कर दो ठीक से सुन। अच्छा तुमने आंसर दिया है, ठीक है ठीक है, सॉरी। ठीक है, अंजलि आपका? ठीक है ठीक है, इजी सा है यार, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की बात करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। पहले के आंसर हैं आपके, को इनिशियल ए वेक्टर, डी वेक्टर, सेकेंड इक्वल वेक्टर आपका ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर और डी वेक्टर, और थर्ड है आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आता है आपका जो मेन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसी के बीच में एक्सरसाइज 23.1 दिया हुआ है आर डी शर्मा की। ठीक है, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही इजी इजी से क्वेश्चन दिए हैं, देख लीजिएगा एक बार, टाइम होगा तो सॉल्व करके दे भी देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने कंपलसरी नहीं बोलूँगा कि भेजो ही, सेंड कर दूंगा मैं क्वेश्चंस। और जैसे ही चैप्टर थोड़ा सा आधा हो जाएगा ना, तो फिर मैं पाथ फाइंडर से क्वेश्चंस लगवाना शुरू करूँगा। कई चीज़ें होती हैं, देखो एक ही पेपर को क्रैक करने के लिए हमेशा कभी किसी एक के भरोसे मत रहना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, आप किसी एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अंधे होके मत प्लीज़ किसी भी चैनल को फॉलो करना। ठीक है, मैं किसी भी चैनल की बुराई नहीं करता, बट मतलब किसी में भी अंधे होके मत पढ़ाई करना। कुछ दिन उससे पढ़ो, ठीक है, थोड़ा सा दूसरे को भी ट्राई करके देखो। फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए एक चैनल को फॉलो करके, ठीक है, जो चैप्टर बचा है एक बार आप किसी दूसरे चैनल को भी ट्राई करके चेक करना। ठीक है, कभी कभी क्या होती हैं कुछ चीज़ें, टीचर्स जल्दबाजी में, या फिर जैसे होती नहीं कि मैराथन क्लासेस लेते हैं, तो लंबी लंबी क्लास ले रहे हो 8-8 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की, तो वो कभी कभी गलती से गलत बता देते हैं। अब उन्होंने गलत चीज़ बता दी गलती से, और आप उसी को पढ़ के चले गए और पेपर में लिख के चले आए, तो नंबर किसका कटा? आपका कटा, उस टीचर का नहीं कटा। ठीक है, तो थोड़ा सा अंधे होके मत पढ़ाई करना, थोड़ा सा देख के पढ़ाई करो। कोई भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ या किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, तो अंधे होके मत पढ़ाई करना। किसी भी एक चीज़ से क्वेश्चंस नहीं बनते। खुद ही सोचो, क्या यूपीएससी वाले आपकी अरिहंत की किताब से क्वेश्चन उठाते हैं, या आपकी मेजर कलसी से उठाते हैं, या किसी भी कोचिंग से उठाते हैं क्या? नहीं, लेकिन वो क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं। क्यों मैच कर जाते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने उस तरीके से बनाया ही है पेपर कि इससे मिलता जुलता पेपर आए। उनका एक फिक्स्ड पैटर्न है कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे। कुछ सेट्स होते हैं जो जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, sin 22.5 डिग्री, sin 54 डिग्री, sin 18 डिग्री,
साइन 9 डिग्री, 8 डिग्री, इसी इन्हीं सब के tan cos सब रटने हैं, ठीक है। अब सोच के देखो कि आप इन्हीं सारी डिग्री के साइन की वैल्यू याद करो, कॉस की वैल्यू याद करो, tan की वैल्यू याद करो, कॉट की वैल्यू याद करो, इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप किसी एक को याद कर लो। फॉर एग्जांपल आप tan को याद कर लीजिए, फिर आप ऐसे ट्रायंगल मेथड लगा करके आपको साइन निकालना है, साइन का निकाल लीजिए, कॉस निकालना है, कॉस निकाल लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे ये कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं कि एक फिक्स्ड पैटर्न है कि इनमें से कोई ना एक वैल्यू से क्वेश्चन बनना है ही बनना है। और ये सारी वैल्यूज़ वो होती हैं ना जिनको आप मतलब जब आप बेसिक पढ़ रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको ये मतलब प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना जानते हो, लेकिन वो आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। अब आप सोचो कि वैल्यू आपको यूज़ करनी है और आप 5 से 10 मिनट लगा रहे हो उस वैल्यू को निकालने में, तो फिर आपका पेपर तो छूट जाएगा। इसीलिए लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको मालूम है कि इसमें से क्वेश्चन आना है, इन वैल्यूज़ को याद करके जाओ, पेपर मिलते ही पहले इन्हीं क्वेश्चन को ढूंढो और उनको सॉल्व करो। और क्वेश्चन नहीं ढूंढना चाहते तो जो रफ साइड है, रफ साइड में इनकी वैल्यूज़ लिख डालो जो याद है। भाई पेपर में रफ साइड होता है ना, उसकी वैल्यूज़ लिख डालो। साथ ही साथ अगर आपको एनडीए जाना है तो एक आदत डाल लीजिए कि रफ वर्क थोड़ा सा कम करें, ठीक है। अगर आदत है तो कम कर दो, और नहीं है आदत तो फिर अच्छी ही बात है, ठीक है। रफ वर्क मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि एनडीए का जो रिटर्न पेपर होता है उसमें क्या होता है, मोटी सी बुकलेट होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में एक पेज देता है रफ के लिए, और वो पेज भी अकेले सफिशिएंट नहीं होता। दूसरा, अगर क्वेश्चंस के बीच में आप गंदा कर दिए, सपोज दैट आपका ये क्वेश्चन दिया है, आपने यहाँ पे गंदा कर दिया और आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आप उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे कि उसको दूसरी जगह सॉल्व करो, ठीक है। तो वो गंदगी हो जाती है। तो कोशिश करो कि कम से कम रफ वर्क में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस को क्या करो, माइंड में करो, ठीक है। तभी आपका फ़ायदा होगा। दूसरा, जब आप एनडीए के बाद एसएसबी देने जाते हो तो वहाँ पे ओआईआर टेस्ट होता है। ओआईआर टेस्ट में कहानी ये होती है कि अभी मैं गया था नेवी 10+2 बीटेक एंट्री से, ठीक है। तो वही मुझे थोड़ा सा नयापन लगा। नयापन क्या लगा वो भी बताता हूँ, और बाकी जो एक ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है एसएसबीज का, वो देखो। ट्रेडिशनल मेथड ये होता है कि उसमें एक फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है ना कि ऊपर लिखा होता है ABCDEF से लेके पूरा जेड तक। मुझे नहीं पता कि क्यों लिखा होता है, बट भाई ओएमआर, जो आपको ओएमआर शीट होती है ना, उसमें ये लिखा होता है, और वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे कुछ लिखना मना है और ये ऑफिस वर्क का है, ठीक है। उसमें ए से लेके जेड तक लिखा है। और जो वर्बल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ABCD, जहाँ पे आपको इनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, है ना, ईजी हो जाता है काउंट करने के लिए। ये एक फ़ायदा होता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि ओएमआर शीट मतलब क्वेश्चंस आपके ये दिए हैं, इन्हीं में से आपको गोला करना है, और गोला या फिर गोला नहीं करना होगा, ऐसे ऐसे ब्लैंक बने होंगे, ब्लैंक आपको ब्लैंक में आंसर लिखना होगा, ठीक है। ब्लैंक में आंसर लिखने हैं। उनके पास बोलते हैं कि उसी पेज में जो बाकी की स्पेस बचती है, उस स्पेस को आप एज अ रफ वर्क यूज़ कर सकते हो। खुद ही सोचो कि कितनी गंदगी मचाओगे भाई, एक ही पेज है। पहली चीज़, वो पेज सफिशिएंट होता ही नहीं है, और अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे, और दूसरा वो पेज भी सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एसएसबीज है, ठीक है। जो अभी मैंने नेवी 10+2 बीटेक एंट्री में देखा बेंगलोर में, वहाँ पे क्या नया था, उन्होंने दिया एक प्रिंटेड ओएमआर शीट। प्रिंटेड ओएमआर शीट का क्या मतलब था, उसमें मेरा नेम प्रिंटेड था, नेम, रोल नंबर, चेस्ट नंबर, सारी चीज़ें प्रिंटेड थी, ठीक है। काफ़ी 1-1.5 घंटे हम लोगों ने वेट किया, तब जाके वो छप के आई थी, और उसमें सारी चीज़ें प्रिंटेड थी, और उसमें ओएमआर सिस्टम था। ओएमआर सिस्टम जानते हैं ना, जहाँ पे गोला करना होता है, 4 ऑप्शन में से एक में गोला करना होता है। तो वो थोड़ा सा कह सकते हो ईजी भी हो जाता है, क्योंकि ओएमआर की आपकी आदत पड़ी होती है, ठीक है। दूसरा ये कि अब फ़ायदा वहाँ ये था कि रफ शीट अलग से प्रोवाइड की गई थी, रफ शीट अलग से प्रोवाइड की गई थी, तो ये फ़ायदा था। बट बाकी पुरानी एसएसबीज में जितनी बाकी मैंने पाँच एसएसबीज दी हैं, वहाँ पे नहीं मिला भाई। टोटल मेरी 5 एसएसबीज हो चुकी हैं, तो और दूसरी जगह पे नहीं मिला, बाकी चारों में, और एक जगह पे मिला। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। तो रफ वर्क कम से कम यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है वो समझते हैं। इफ टू वेक्टर्स a vector and b vector are represented
इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू, लिखना चाहो तो लिखते चलो, ठीक है, थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। एडजेसेंट, अब यहाँ से समझ लो, क्योंकि एडजेसेंट वर्ड आपकी डेफिनेशन में आते रहते हैं, पेपर में आता है तो वर्ड कहो कि सर ये हमने पढ़ा नहीं था। एडजेसेंट, अल्टरनेट, ये सारे वर्ड्स थोड़ा सा समझते चलो, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग, पेपर में बच्चे यही चीज़ गलत करके आते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ के नहीं जाते, पढ़ के सारे बच्चे जाते हैं। अगर कोई कहे मैं बिना पढ़े गया हूँ तो फिर वो तो भाई एक दो होते हैं जो ऐसे ही मज़ा लेने पहुँच चुके होते हैं पेपर देने, क्योंकि 100 रुपये का फॉर्म होता है, ऐसे ही भर देते हैं। लेकिन आप और पेपर देने जाओगे ना, मैंने भाई टोटल 4 बार एनडीए पेपर दिया है, कभी 50% से ज़्यादा मुझे पॉपुलेशन नहीं दिखी पेपर एग्ज़ाम हॉल में। और एग्ज़ाम हॉल का रूल ये होता है, आप लोग भी ऑब्जर्व करना, एक रूम में 48 स्टूडेंट्स की सीट होती है। कितनी होती है? 48 स्टूडेंट्स की। ऐसा पैटर्न ही बनाते हैं। क्यों ऐसा पैटर्न बनाते हैं? क्योंकि मैंने बताया ना 4 सेट होते हैं ए बी सी डी, तो ऐसा रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ताकि अगल बगल वाले को ए बी सी डी मतलब सेम ना मिल जाए ना, अगल बगल पीछे, आपके बगल वाला आपके पीछे वालों का सेट अलग होगा, तो आप उनसे ही नहीं पूछ सकते भाई थर्ड वाले का बता दो, भाई फिफ्थ वाले का बता दो, ऐसा नहीं चल पाएगा। तो क्या होता है कि नॉर्मली 48 की सीट होती है, अक्सर 24 से 30 स्टूडेंट से ज़्यादा मैंने आज तक कभी एग्ज़ाम हॉल में नहीं देखा भाई, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो जो मतलब फर्जी में फॉर्म भरे वाले बच्चे होते हैं ना, वो आते ही नहीं है पेपर देने, और एक दो ही आते हैं ऐसे, तो उनकी चिंता मत करिए, खुद पढ़ के जाइए, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर सम, अगर बोर होने लगना तो बता देना भाई, आप लोग डायरेक्ट क्लास लीव कर दोगे बिना बोले, तो उसमें क्या होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा भाई, मैं पढ़ाते चला जाऊंगा और आपका फिर नुकसान हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप बता देना जब भी होगा, तो मैं क्लास ओवर कर दूंगा। रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो एक दो क्लास लेने के बाद जैसे पता चल जाता है ना, कि मान लीजिए अभी आप लोग फाइनली एनरोल्ड नहीं हुए हो, तो मालूम नहीं है, जैसे आप 5 ही बच्चे पढ़ो, 8 ही बच्चे पढ़ो, जो बच्चे हैं अगर मुझे मालूम है कि उन सब का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो फिर क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा स्किप करते हुए चलूँगा, ठीक है। जब भी क्लास चलेगी तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करेंगे भाई, इतना आपने पढ़ लेना, मेन मेन चीज़ खुद से बता देंगे, तो उसमें क्या होगा कि सिलेबस भी जल्दी कवर होगा और काम की बातें ज़्यादा हो पाएंगी, ठीक है। ये सब जैसे लिखना पड़ता है, तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अभी कर लेने दो, ठीक है। इसको इनिशियल विद द गिवन वेक्टर्स, सिंपली बोल रहा है एक पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम जानते हो ना, यही होता है पैरेललोग्राम, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वलेंट लेंथ होती हैं। तो अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, वो भी ए वेक्टर ही होगा। और ये वाला अगर आपका बी वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, जो ये वाला होगा, ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इतनी सी बात सिर्फ कहता है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इनको ऐड करने वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, सिर्फ इतनी सी बात को ये बताता है, बाकी कोई बात नहीं। और यही आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी होता है, ठीक है, इसकी प्रूविंग भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से की जाती है। मैं अब इसकी प्रूविंग करके टाइम की वेस्टिंग नहीं करूँगा, फालतू का कोई बहुत ज़्यादा आपका रोल नहीं है। और नॉर्मली आप यहाँ से भी देख सकते हो, बी वेक्टर का पैरेलल ये है, ये भी बी वेक्टर है, आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो ना, बोला तो पैरेलली शिफ्ट करके ये भी बी वेक्टर ही होगा। आपको सर ये तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, ये तो इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, तो भाई फिर भी पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो। जब आप कोऑर्डिनेट्स को लेके सॉल्व करोगे तो आपको यही आएगा, ठीक है, ऊपर का आपका ए वेक्टर। तो ये देखो काम क्या है, हमें देखना है इनके एरो को, ठीक है, ये एरो है, ये एरो है, अगर ये दोनों कैसे हैं, हेड टू टेल जुड़े हैं, इसको बोलते हैं हेड, और ये अगले की टेल है ना, अगले की टेल इसके हेड से जुड़ी हुई है,
जो स्टार्टिंग वाले की टेल थी उसको मैं फर्स्ट वाले के हेड से ज्वाइन कर दूंगा, और हेड ज्वाइन कर दूंगा और टेल टू टेल ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो होगा, ये इसका ए वेक्टर है, इसका बी वेक्टर है, तो ये आएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। ये बात समझ में आई? हेड टेल वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई ना, कि हेड टेल कनेक्टेड हो, फिर ये हेड टू टेल कनेक्ट कर दो, और तो जो वेक्टर आएगा दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एनी डाउट? ठीक है, एक सेकेंड। क्लास के बाद में जो आप लोगों का फीडबैक होगा, मान लीजिए पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आता, या जो भी लगता है, आप एक बार उसको बता देना, ठीक है? सो दैट आगे की क्लासेस में उनको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है? जैसा बच्चे बोलते हैं भाई वैसे ही पढ़ाया जाता है ना? ठीक है, देखो, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज की क्लास में थोड़ा सा लिखना ज़्यादा था, मेरी वॉइस कट रही है, ठीक है? थोड़ा सा एक्चुअली आज क्या हुआ, एक क्लास लेके बाहर से आया, और जस्ट मुझे केवल मतलब 15 मिनट का टाइम ही मिला, बिल्कुल कोई अरेंजमेंट नहीं किया। इनफैक्ट अगर मैं अभी अपना चेहरा दिखाना चाहता ना, तो मेरा पूरा बैकग्राउंड, मेरा रूम इतना भरा पड़ा है, कुछ भी अरेंज नहीं कर पाया। मतलब सोचो, इसी वजह से सिस्टमेटिक थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। और वॉइस इस तरीके से हो रही है क्योंकि दूसरे डिवाइस से मैंने कनेक्ट करके रखा है, और उससे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। अगर वीडियो अच्छा बन गया तो मैं इसको फिर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग आगे के लिए भी देख सकते हो, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ी सी वॉइस कट रही है, नेक्स्ट टाइम से और ध्यान में देख लिया जाएगा। मतलब आज मैं खुद चेक नहीं कर पाया कि मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो मैं पहले खुद चेक कर लेता हूँ कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आज थोड़ा सा इशू हो गया, काम चला लो, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। तीन चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, तीन नहीं चार चीज़ पढ़ेंगे। पहला कम्यूटेटिव, अभी चालू हुई है कटना, अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा इशू हो, एक मिनट रुको थोड़ा सा। अब शायद 1-2 मिनट में नेट थोड़ा सा और अच्छा चले, ठीक है? थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ देखो क्या क्या है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, इनके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और इनके पास एडिटिव इनवर्स होता है। ये चारों चीज़ अगर आप में से किसी एक को पता हो, जिसको ये चारों चीज़ पता है, कि वो ये ना पता हो कि एडिशन ऑफ वेक्टर में होता है या नहीं होता, बस मुझे ये बताओ कि किसको किसको पता है कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये चारों चीज़ क्या होती हैं? आप में से कोई है जो एक्सप्लेन करे? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी समझ बताओ जाओगे। मैं। हाँ बताओ। कम्यूटेटिव होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हाँ। एसोसिएटिव होता है पहले ए प्लस बी को जोड़िए फिर सी को जोड़िए, और इक्वल टू के बाद आप बी सी को जोड़िए फिर ए को जोड़िए। हाँ। और आइडेंटिटी होता है जिसमें ए वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ेंगे लेकिन आएगा ए वेक्टर ही आपका। हम्म। और जो जीरो है आपका ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी है। हम्म। यहाँ तक यही होता है। और एडिटिव इनवर्स?
रिलेटिव इनवर्स में सर ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर और हाँ जोड़ेंगे तो हमारा ठीक। जीरो वेक्टर आएगा, हाँ शायद यही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, चारों चीज़ बिल्कुल सही बताए हो। ठीक है, कम्यूटेटिव का क्या होता है, मैं सही बोले हो, ठीक है। देखो शॉर्ट में समझने के लिए यही ज़रूरी होता है, और मैं इन चीज़ों को बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे एडिशन ऑफ फैक्टर चल रहा है, आगे चल के कोई भी क्वांटिटी पढ़ोगे या कुछ भी नया चीज़ पढ़ोगे ना, तो ये पढ़ा जाता है कि दैट इज़ कम्यूटेटिव और नॉट, दैट इज़ एसोसिएटिव और नॉट, दैट हैज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी और नॉट, दैट हैज़ एन एडिटिव इनवर्स और नॉट। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है या नहीं, ऐसे करके हम लोग डिस्कस करते हैं जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं। तो इसीलिए कम्यूटेटिव में ये पता होना चाहिए कि जो ए का रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? जैसे अगर हमें देखो रिलेशन समझोगे तो रिलेशन में अभी हमने एडिशन का तुमने एग्जांपल दे दिया, लेकिन वही अगर मैं सब्ट्रैक्शन बोलूँ यानी ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो और वो अगर सेम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं ना कि अगर मैं बोलूँ कि 2 - 4 है और 4 - 2 ये बराबर नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना कि तो इसका मतलब होता है ए का रिलेशन जो बी से है वही रिलेशन बी का रिलेशन ए से हो, ठीक है। जब हम एडिशन के लिए बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल हो, होता ये रिलेशन के लिए है कम्यूटेटिव वर्ड, जब जिसकी बात होगी उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है ए प्लस, मतलब बी और सी को जोड़ लो और एक नंबर आए उसको आप ए से ऐड कर लो, या फिर ए और बी को ऐड कर लो और जो नंबर आए उसको सी से ऐड कर लो। कहोगे ये क्या है सर? भाई कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे अलग अलग आने लगता है, ठीक है। तो एडिशन के केस में सेम आता है, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री में एक आता है नहीं, एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ आयंस, है ना, पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ही एक 10th का बच्चा था, मुझे कहा कि सर मुझे एसोसिएशन और डिसोसिएशन में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो पता नहीं कहाँ से एक अचानक से एग्जाम्पल आ गया, वो एग्जाम्पल मुझे भी अच्छा लगा। मतलब एसोसिएशन एग्जाम्पल है शादी का, और डिसोसिएशन एग्जाम्पल है तलाक का, है ना, डाइवोर्स। भाई एसोसिएशन मतलब एक हो जाना, डिसोसिएशन मतलब अलग हो जाना। तो ऐसे करके उस बच्चे को आज भी कभी पूछो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो उसे वो एग्जाम्पल याद है, लेकिन ये नहीं याद है कि एसोसिएशन क्या होता है। वो भले ही भूल जाए लेकिन वो एग्जाम्पल उसको याद रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके भी समझा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम ऐड कर दें लेकिन वो नंबर की आइडेंटिटी ना चेंज हो। मतलब अगर कोई 5 नंबर है, हम 5 में कुछ ऐड करें और वो वही बना रहे, तो क्या होगा? वो ऐसा ज़ीरो ही होता है, क्योंकि 5 में क्या ऐड करो कि 5 ही बना रहे। भाई 1 ऐड करोगे तो वो 6 हो जाएगा, -1 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, हम ज़ीरो को ऐड करें तो वो 5 ही बना रहे। तो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। देखो मुझे कराना तो यहाँ पे प्रूफ भी चाहिए था, लेकिन अगर मेरे रेगुलर क्लास चल रही थी, रेगुलर इन द सेंस कि जैसे पूरे साल भर का बैच चलता है, ठीक है। अभी आप लोगों के पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि जो एनडीए वाले बच्चे हैं उनका अप्रैल में एग्ज़ाम है, जो कोस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं उनका मार्च में एग्ज़ाम है, और मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मैं फरवरी नहीं निकल लूँ और मेडिकल होगा तो मतलब ज्वाइनिंग भी हो सकती है इंडियन कोस्ट गार्ड वाले में। तो देखो बातें यही है ना कि इससे अच्छा है कि थोड़ा सा हम क्लासेस को ज़्यादा लेकर के, अगर जो बच्चे मेरे फाइनली एनरोल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे अगर क्लासेस ज़्यादा लेनी पड़ेंगी तो मैं क्लासेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, और मतलब सिलेबस तो कंप्लीट कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है? हम किसी एक ऐसे नंबर को ऐड कर दें ताकि वो क्या बन जाए? नल बन जाए, यानी ज़ीरो बन जाए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका? उसका माइनस, है ना, जैसे ए है तो उसका -a, है ना। तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि -a वेक्टर इज द एडिटिव। तो अगर वॉइस कट रही है ना तो मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज करना चाहता।
फाइनली जो था हमारा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स में क्या है, कम्यूटेटिव होता है। यानी कि जैसे अगर हम ऐसे नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4, बार बार वही चीज़ लिखने से बेटर है। फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ मतलब कम्यूटेटिव के लिए है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा। दैट्स वाई इट इज़ कम्यूटेटिव। देखो मैं प्रूफ भी करवाता, लेकिन अगर वो बैच मतलब अगर से लंबा बैच होता तो ठीक है, अभी नहीं करा पाऊंगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की कलो है, इस वजह इसलिए क्या है, ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। इट इज कम्यूटेटिव। इट किसके लिए यूज हुआ है, इट इज यूज फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, कम्यूटेटिव, ठीक है। एसोसिएटिव की बात करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करके ए वेक्टर से ऐड करें, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करके सी वेक्टर से ऐड करें, तो ये दोनों इक्वल आता है, देयर फोर इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम बोलेंगे यस देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या है, जीरो वेक्टर, बोल सकते हैं ना, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी है। देखो वेक्टर का एडिशन स्केलर से तो होगा नहीं, वेक्टर का एडिशन तो वेक्टर से ही होगा ना, इसीलिए हम जीरो वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। ताकि हम ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करें तो आपका क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। तो इसलिए क्या होता है, वही आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करें एडिटिव इनवर्स की, तो यस देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इनवर्स। और वो एडिटिव इनवर्स क्या है, ए माइनस ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। एडिशन ऑफ वेक्टर तो हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है भाई, हमने देखा ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है। तो जो ये वेक्टर होगा इसको हमने क्या बोला था अभी, टेल टू ये हेड टू टेल जुड़ा है, ये हेड टू हेड टेल टू टेल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। अभी हमने यही देखा था। अब ये बी वेक्टर है, इसको मैं क्या कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन कर दूं, क्या कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन। यानी तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, एक मिनट में इसको क्या करता हूँ, एक सेकेंड। नाउ दिस इज, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। लेंथ इक्वल ही मानना, ये लेंथ बी वाली और ये माइनस बी वाली लेंथ इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और उतनी ही डिस्टेंस पीछे निकाल रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो अब अगर ये देखो हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, अब अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ ये वाला, तो देखो हेड टू हेड जुड़ गया टेल टू टेल जुड़ गया, तो ये वाला और ये वाले को ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ भी हम एडिशन ऑफ वेक्टर ही लगा रहे हैं, बट ये सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसको अगर हम साइड में देखें तो ये था तुम्हारा ए वेक्टर, ये था तुम्हारा बी वेक्टर, लेकिन जो ए माइनस बी बना वो कैसे बना, ये ऐसे बना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बातें समझ में आई, कोई डाउट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर थोड़ा सा समझ में आया। क्या किया, एडिशन ऑफ वेक्टर को ही फॉलो कर दिया, बस उसमें से एक के साइन को चेंज कर दिया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करके हम आज की क्लास को ओवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास पे थोड़ा सा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं
पोजीशन वेक्टर, और फिर हम थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इस जो अभी तक पढ़ा चुका हूँ इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। और एक क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, कोई देख लेता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेके आता हूँ जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेके आया है। इफ A vector and B vector are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon। हेक्सागन क्या होता है बताओ भाई, कोई भी एक। व्हाट इज हेक्सागन? केवल 6 साइड बोल दिया, फुर्सत हो गए? पूरी बात बताओ। देखो 6 साइड बोलना थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है। 6, हाँ ठीक है। देखो बात ये है, एक क्लोज्ड फिगर जिसके पास कितनी हो, 6 साइड्स हो, दैट इज अ हेक्सागन, ठीक है। एक 6 साइड का क्लोज्ड फिगर हो वो क्या होगा, आपका हेक्सागन होगा। रेगुलर बोलने का क्या फ़र्क होता है? रेगुलर बोलने का मतलब उनके बीच के जो एंगल्स हैं और जो उनकी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल लेंथ की हैं। क्या समझ में आता है? उनके जो साइड्स की लेंथ है और जो एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम ये, टेकन इन ऑर्डर बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको सेम सेम डायरेक्शन में ले लिए, ठीक है। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। क्योंकि क्या बोला था, एडजेसेंट बोला था, मैंने कहा था ना वर्ड्स पे ध्यान देना जरूरी है। एडजेसेंट बोलने का मतलब बगल बगल वाला, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर हमने मान लिया कि ये है। आप किसी भी दो को मान सकते थे, ए और बी वेक्टर। अब कहानी शुरू होती है कि इसने कहा कि हमें बाकी सारी साइड्स का वेक्टर बताइए, बाकी सारी साइड्स जो हैं उसको डिटरमाइन करिए। बता सकते हो बाकी साइड्स क्या होंगी? नाम दे देते हैं, चलो नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ। देखो एक चीज़ बचपन से अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो थोड़ा सा बता दूं कि हमेशा क्या करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में नेमिंग किया करो, है ना। ए को कहीं और पे पुट कर सकते थे, जहां भी ए को पुट किए उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग किया करो हमेशा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में फिगर का नाम दिया होगा ना, तो वो यही मान के देता है कि आपने नेगेटिव सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी नेमिंग की है, ठीक है। तो नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाती है। आपका डेटा ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं भाई, इस क्वेश्चन तक डेटा को बोल दो रुक जाए, ठीक है। बस कह दो इस क्वेश्चन को हो जाने दे, फिर काम हो जाएगा, ठीक है। देखो जल्दी से मैं समझा देता हूँ, ठीक है, डेटा को रोके रहो बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, सब रेगुलर बोल दिया है, यानी कि सबकी साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। सब सारी साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो उसकी तो दिक्कत नहीं है। एक मिनट को,
तो यानी जो ईडी होगा या डी वेक्टर है, ये क्या होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा। और क्योंकि जो ए बी वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर है। ये बात तो क्लियर होगी ना। बी सी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा कि सर हम सी डी वेक्टर को और ए एफ वेक्टर को कैसे लेके आए। कोई है यहाँ पे जो बता सकता है? बता सकते हो अगर मन में है कि हम बता सकते हैं, सब टाइम दीजिए तो मैं टाइम देने को रेडी हूँ। लेकिन नहीं टाइम देने के मतलब अगर मन में है कि नहीं नहीं आता तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी लगती है। हेक्सागन की क्या है, ट्रेपेजियम जैसी एक नॉर्मल सी। देखो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है कि जैसे ये ए बी सी डी को ध्यान दो, ये वाली लेंथ की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है, हाफ। यानी ए डी जो होता है वो बी सी के पैरेलल है। और क्या है, टू टाइम्स है। क्या है, टू टाइम्स है, ये ध्यान देना। क्या है, कोई बात नहीं कुणाल, आप हिंदी में ही बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेकिन थोड़ा सा ये आदत डालिए इंग्लिश की। वो मतलब इसलिए होगा ना कि भाई देखो, आपको एसएसबी वगैरह में हर जगह पे इंग्लिश में ही काम करना है। अगर आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि हिंदी मीडियम वाले भी जो हैं रिकमेंड होते हैं सॉरी सॉरी तो देखो, हिंदी मीडियम वाले रिकमेंड होते हैं क्योंकि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है एक्सेप्शनल, है ना। केमिस्ट्री में हम देखते हैं हर जगह एक्सेप्शन केस होते हैं। और हिंदी मीडियम में रिकमेंड होना कोई वो नहीं है। वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो भी आपसे हिंदी में बात करेंगे। जीटीओ होंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, बीच बीच में आपसे हिंदी में भी बात करेंगे। इनफैक्ट कमांड टास्क है और कुछ टास्क हैं, बीच बीच में वो हिंदी भी यूज़ करेंगे। नो डाउट इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी बीच बीच में हिंदी बोलने लगते हैं। मुझे तो गेट पे बोला कि आ जा सौरभ। अब क्या वो हिंदी नहीं बोल रहा, तो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, नो डाउट। बट क्या होता है, स्क्रीनिंग जो होती है ना भाई, स्क्रीनिंग बहुत मतलब मैं कहूँगा थोड़ा सा ही इसमें लक का केस होता है। अगर आप मतलब टेक्निकल इंटरेस्ट जा रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लक का केस होता है। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे ग्रुप में अगर कोई हिंदी मीडियम होना या इंग्लिश मीडियम होना, इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात सच है। आप इंग्लिश मीडियम से हो और वहाँ पे जाके नहीं बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, इंग्लिश आप बहुत अच्छी बोले, मतलब स्टार्टिंग में आप बोल दिए कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई हैव परसीव्ड दिस 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 एंड ये हमारी ये स्टोरी है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी कर दिया आपने। अब बीच में आप आके नर्वस हो गए, बीच में नर्वस हो गए, चुप पड़ गए। या आप ऐसे बोल रहे हो ही या शी ऐसे कर रहे हो, दो तीन बार रिपीट किए हो। अगर आप ऐसा कर गए, एक दो बार लड़खड़ा गए नरेशन में, तो जाहिर सी बात है स्क्रीन आउट होने वाले हो। नो डाउट आपका ओ आर कितना भी अच्छा गया हो, स्टोरी कितनी अच्छी लिखी हो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, लड़के आउट हो जाते हैं क्योंकि लेकिन वही आउट होते हैं मतलब ऐसे में जो कि मतलब एकदम से ज़्यादा लड़खड़ा जाते हैं, मतलब जिनको देख के आप खुद भी कहो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो वैसे वाले जो होते हैं थोड़ा सा आउट हो जाते हैं। तो मतलब अगर हिंदी आती है, नो डाउट। बट और हाँ, मतलब वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अगर आप कोई इंग्लिश में अटकते हो, बोला जाता है कि अगर आप इफ़ यू गेट स्टक इन इंग्लिश यू मे यूज वन और टू वर्ड्स इन हिंदी। अगर आप कोई वर्ड का आपको हिंदी नहीं आ रहा है, आप सीधे उसका हिंदी लिख दो, बात ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत से लड़के मेरे सामने हिंदी यूज़ किए हैं स्क्रीनिंग में और स्क्रीन इन हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे ही अटको खट्ट से हिंदी बोलो और कॉन्फिडेंटली फिर से इंग्लिश में वापस आओ और पूरा करो, ठीक है। एक दो वर्ड अगर मिस होते हैं तो, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश पे वर्क कर लीजिए। तो हमें क्या पता है, ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, टू बी सी होता है। क्या होता है, ये दोगुना होता है। अब अगर ये पता चल गया तो इसका मतलब जो ए डी वेक्टर होगा वो क्या होगा, टू बी वेक्टर के इक्वल होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू टू बी वेक्टर। और जो ये ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर को आप क्या निकाल सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ये निकाल सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको क्या निकालना है, सी डी वेक्टर। ए डी वेक्टर ये है, ठीक है, आपको निकालना है सी डी वेक्टर। तो अगर सी डी वेक्टर ये है तो इसका मतलब हमें एक चीज़ पता है,
फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से या लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन से कि एडी वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ठीक है। AD वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ये हमें पता है। अब हम एक चीज जानते हैं, AD वेक्टर है आपका 2B वेक्टर, AC वेक्टर है आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब आपको CD वेक्टर निकालना है, तो CD वेक्टर क्या हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो CD वेक्टर आपको पता चल गया, अरे ठीक है। अब CD पता चल गया तो आप निकाल सकते हो AF वेक्टर, वो क्या होगा, सेम इसके बराबर होगा, यानी B वेक्टर माइनस A वेक्टर के बराबर होगा। और जैसे ये निकाल लिया वैसे ही आप EF वेक्टर, हाँ EF वेक्टर भी, EF वेक्टर तो आपने निकाल रखा है पहले से कि नहीं निकाल, हाँ देखो EF वेक्टर क्या होगा, माइनस B वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। BC के अपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलली है तो माइनस B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि AB वेक्टर, ABC वेक्टर, CD वेक्टर, DE वेक्टर, EF वेक्टर, FA वेक्टर निकाल लेते, जो मैंने AF निकाला है इसको आप AF कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक में अगर कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि इसके बाद में क्लास ओवर करने वाला हूँ। एनी डाउट कुणाल, एनी डाउट अंजलि, माइक ऑन करके बोल दिए, इज देयर एनी डाउट।